हमारे पास स्कोप और पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, उसकी हम आगे चर्चा करेंगे कि किस तरह से ये विज्ञान आयुर्वेदा, ट्राइकोलॉजी और डर्मेटोलॉजी का आपको एक सफल चिकित्सक होने के साथ साथ आपको नेम फेम जो एक डॉक्टर बन के हम उम्मीद करते हैं हमें मिलना चाहिए, वो आपको मिल सकता है। और बीएससी ने एक पहल और की है, जल्दी हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म भारत के अंदर लाने वाले हैं जो स्टार्टअप्स को, जो अपने फील्ड में या अपनी इच्छा के विषय में कुछ करना चाहता है, उसको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, उसके लिए वो प्लेटफॉर्म उनको सपोर्ट करेगा। जिनको चेहरे पे पिगमेंटेशन होने की वजह से डिप्रेशन हो जाता है, जिनको एक्ने होने की वजह से, मुहांसे होने की वजह से डिप्रेशन हो जाता है, और वो लोग बहुत लंबे समय तक इससे घिरे रहते हैं, उससे निकल नहीं पाते, वो कितना पीड़ादायक होता है उनके लिए। भारत जैसे देश के अंदर 2500 साल पहले नास्तिक दर्शन पे जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, इंटर्नशिप भी वहाँ पे कर सकते हैं, फिजिकल हमारे क्लिनिक्स पे आके आप ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग का हाइब्रिड मॉडल भी है ट्रेनिंग्स का। उसके अंदर आपको आयुर्वेदिक, ट्राइको, डर्मेटो, कॉस्मेटोलॉजिस्ट का एक सर्टिफिकेट मिलता है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं उसमें से बेसिक जानकारी तो आपको सबको होगी, लेकिन हम आप इसमें डीप डाइविंग करेंगे, थोड़ा सा गहरा उतरने की कोशिश करेंगे, और एक आयुर्वेदा के स्टूडेंट होने के साथ आने वाले समय में आप दुनिया के अंदर अपनी पहचान कैसे कायम कर सकते हैं उसके विषय में बात करेंगे। और मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा प्रैक्टिकल होने पर, आप लोगों को वो चीज़ें समझाने पर जो मैंने पिछले 25 सालों में अनुभव करी हैं, उनसे जोड़ने पर। क्योंकि आज से 30 साल पहले मैं भी, जैसे आप लोग बैठे अपनी चेयर्स पर, ऐसे ही बेंचेस पर मैं भी बैठा करता था। 1996 में मेरी ग्रेजुएशन पूरी हुई थी बीएमएस अस्थल भोर आयुर्वेदिक कॉलेज से, और 2000 में मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी। मेरा इंटरेस्ट शुरू से है स्किन में था, त्वचा में था, चमड़ी रोगों में था, और मुझे एक सौभाग्य ये मिला है कि मैं आयुर्वेदिक परिवार में पैदा हुआ हूँ। मैं छठी पीढ़ी में हूँ आयुर्वेदिक फैमिली में। मेरे परदादा जी थे वैद्य हुकमचंद अग्रवाल, जिनके नाम से मैंने VSCA ब्रांड को एस्टेब्लिश किया। VHCA, वैद्य हुकमचंद अग्रवाल, वो एब्रीवेशन उनके नाम से आती है। और आप लोगों की शुभकामनाओं की वजह से, बुजुर्गों के आशीर्वाद की वजह से आज VSCA भारत के अंदर ही नहीं, लगभग 50 देशों के अंदर एक अपना विश्वसनीय स्थान रखता है आयुर्वेद के क्षेत्र में, स्पेशली आयुर्वेदा ट्राइकोलॉजी के क्षेत्र में। एंड वी आर द पायनियर, आयुर्वेदा ट्राइकोलॉजी में वी आर द पायनियर। ऑर्गेनाइज तरीके से हमने काम किया है। अभी हमारी 22 क्लिनिक है नॉर्थ इंडिया में, एंड वी आर प्लानिंग फॉर 100 क्लिनिक्स इन नेक्स्ट 3 ईयर्स। 2028 तक भारत के अंदर हमारी 100 क्लिनिक होने की पूरी संभावना है, उसी पे हम काम कर रहे हैं। 1928 में मेरे परदादा जी ने VSC शुरू किया था वैद्य हुकमचंद अग्रवाल जी के नाम से। पुराने वैद्य थे, नाड़ी वैद्य थे, और जब भारत पूरा, पाकिस्तान, बांग्लादेश सारा इकट्ठा होता था तो पूरे भारत से लोग अपनी चिकित्सा कराने के लिए उनके पास आते थे। वो नामी प्रसिद्ध, सुप्रसिद्ध आयुर्वेदिक वैद्य थे। तो मुझे सौभाग्य मिला है कि कुछ चीज़ें मुझे जीन्स के थ्रू मिली हैं, कुछ संस्कारों के थ्रू मिली है, और आयुर्वेदा का जो एक बीज है वो मेरे साथ पीछे से आया है। तो मुझे फ़ायदा मिल गया इस बात का। जब मैंने प्रैक्टिस शुरू करी 2000 में, तो मैंने भी जनरल प्रैक्टिस शुरू करी जैसे आम सब लोग करते ही हैं, और उस टाइम तक ट्रेंड भी नहीं होता था इतना ज़्यादा कि आयुर्वेदा में स्पेशलाइज्ड फील्ड में कोई BMS डॉक्टर जाने की चेष्टा करे। ऐसी सुविधाएं भी नहीं होती थी और ऐसा माहौल भी नहीं होता था। जैसे जैसे समय बीता तो ये समझ आने लगा कि जनरलाइज होने से बढ़िया स्पेशलाइज होना है। क्योंकि आप किसी भी एलोपैथिक डॉक्टर पे चले जाइए, किसी भी आधुनिक चिकित्सा विज्ञानी डॉक्टर पे चले जाइए, चाहे वो दांत का है, चाहे वो ENT स्पेशलिस्ट है, चाहे वो कार्डियोलॉजिस्ट है, चाहे वो नेफ्रोलॉजिस्ट है, चाहे वो गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट है, चाहे वो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है, हर एक के पास भीड़ है। लेकिन आयुर्वेदा के चिकित्सक जो प्योर आयुर्वेदा में प्रैक्टिस करते हैं, जो सिर से लेकर पांव तक की हर अंगों की चिकित्सा करते हैं, हर बीमारी की चिकित्सा करते हैं, वहाँ आपको वो भीड़ नज़र नहीं आती। तो मैंने इसके पीछे के कारण समझने की कोशिश करी, तो फिर ये समझ आया कि हालांकि आयुर्वेदिक होलिस्टिक चिकित्सा की और पूरे शरीर को एक
मानकर चिकित्सा करता है, लेकिन आदमी का दिमाग फिर भी सीमित है। आप सब जानते हैं कि हमारी हैसियत ब्रह्मांड में कितनी है। लगभग 14 अरब साल पहले, एग्जैक्ट कहूँ तो 1380 करोड़ साल पहले ये हमारा यूनिवर्स बना बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से। और उसके बाद 550 करोड़ साल पहले आज से ये सौरमंडल बनना शुरू हुआ, जिसमें सूर्य सबसे पहले 550 करोड़ साल पहले आया। उसके 100 करोड़ साल बाद 450 करोड़ साल पहले आज से हमारी पृथ्वी बनी, धरती माता बनी। और फिर उसके 100 करोड़ साल बाद धरती पे पहला जीवन, एक कोश के जीव पानी में आया 350 करोड़ साल पहले। जो हम होमोसेपियंस हैं, जो आज के रूप में हम मानव हैं, वो सिर्फ 3 लाख साल पहले आए हम। आप हिसाब लगाइए कि हमारी औकात क्या है। और 3 लाख साल पहले आने के बाद भी 70,000 साल पहले कॉग्निटिव रिवोल्यूशन हुआ, हमारा दिमाग जो है वो बढ़ना शुरू हुआ। तो ट्राइकोडर्मेटोलॉजी भी एक शाखा उसमें से हो सकती है, क्योंकि दुनिया के अंदर बहुत तेज़ी से बालों की और चमड़ी की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और हमारे पास स्कोप और पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। उसके हम आगे चर्चा करेंगे कि किस तरह से ये विज्ञान आयुर्वेदा, ट्राइकोलॉजी और डर्मेटोलॉजी का आपको एक सफल चिकित्सक होने के साथ साथ आपको नेम फेम जो एक डॉक्टर बन के हम उम्मीद करते हैं हमें मिलना चाहिए, वो आपको मिल सकता है। थोड़े से मैंने स्टैट आपके साथ शेयर करने की इसमें कोशिश की स्लाइड के अंदर। क्यों स्किन, हेयर एंड ब्यूटी? जितने भी युवा हैं उनमें से 85% युवाओं को कोई ना कोई चमड़ी या बालों की दिक्कत होती है, चाहे एक्ने है, पिगमेंटेशन है, हेयर लॉस है, कुछ भी। 85%, 100 में से 85 लोगों को, तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। पूरी दुनिया के अंदर 800 करोड़ लोग हैं, तो आप 85% का अगर करेंगे तो लगभग 700 करोड़ लोगों को कोई ना कोई बालों की और चमड़ी की समस्या है। अगर हम ग्लोबल लेवल पे स्टैट की बात करें तो 20 लाख करोड़ का स्किन का कारोबार है। स्किन और हेयर सबकी बात करें तो 20 लाख करोड़। और अब ट्रेंड बदलने लगा है। भारत के साथ साथ बाहर के देशों के अंदर भी लोग आयुर्वेदा को एक्सेप्ट कर रहे हैं, परसीव कर रहे हैं। और 70% जो लोग हैं वो आयुर्वेदा में विश्वास करते हैं, चाहते हैं कि आयुर्वेदा से ट्रीटमेंट हो। जब हमने प्रैक्टिस शुरू की, डॉक्टर भार्गव और हमारे समय के जो लोगों ने प्रैक्टिस शुरू की थी, तो उस समय 100 में से एक व्यक्ति आयुर्वेदा की प्रैक्टिस करता था। लेकिन आज वो पिछले 10 सालों में ट्रेंड बदल रहा है। एक एग्जैक्ट आंकड़ा तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि 100 में से 15 से 20 लोग ऐसे होंगे जो आज के समय में आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर रहे होंगे या करना चाहते होंगे। अगर उन्हें सही प्लेटफॉर्म मिल जाए और सही जानकारी मिल जाए, सही स्किल उनकी उस विषय में डेवलप हो जाए जिसमें वो काम करना चाहते हैं। जहाँ तक सुंदरता का सवाल है, जब से सृष्टि बनी है तब से कुछ ना कुछ व्यक्ति अपने को सुंदर दिखाने के लिए करता रहा है। हमने अपने यहाँ पे भी बहुत सारी कहानियाँ सुनी है अपनी दादी नानी से कि क्या क्या वो घरेलू नुस्खे इस्तेमाल किए जाते थे अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए। और हमारा आयुर्वेद शास्त्र से भरा पड़ा है। अब भाव प्रकाश की बात करें, अष्टांग हृदय की बात करें, तो पूरा सौंदर्य विज्ञान, केश विज्ञान उसके अंदर है। आप सब जानते हैं कि आयुर्वेदा वात पित्त कफ पे काम करता है। आज की मॉडर्न साइंस और आयुर्वेदा को अगर मिला दिया जाए, जो हम पिछले लगभग 20 सालों से बीएससी में करने का प्रयास भी कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों में हम सफल भी हुए हैं। जैसे सिनर्जेटिक इफेक्ट आता है ना, 1 और 1 11 हो जाते हैं, उसी तरह का इफेक्ट हमने लिया है। हमने आयुर्वेदा मेडिसिन यूज़ नहीं करी, हमने आयुर्वेदा टूल, हमने मॉडर्न टूल यूज़ किए हैं और आयुर्वेदा के विज्ञान को यूज़ किया है। और हमने बहुत सारी चीज़ें स्किन में और हेयर में डेवलप की हैं जो आज के वातावरण के अनुसार और जो आज के मॉडर्न साइंस के अनुसार फिट बैठती हैं। और पेशेंट को भी बड़ा कंफर्ट उसके अंदर होता है कि उसको बहुत कड़वी दवाइयों का सामना उसको नहीं करना पड़ता, बहुत मुश्किल प्रोसीजर का सामना उसको नहीं करना पड़ता। उनको हमने आसान बनाया है। मॉडर्न साइंस को और आयुर्वेदा के साथ मिला के हमने वो चीज़ ब्लेंड करने की कोशिश की है बीएससी के अंदर। इसमें हम काफ़ी हद तक कामयाब रहे हैं कि कोई भी चीज़ समय मांगती है एक स्तर पे पहुंचने के लिए। मॉडर्न साइंस में स्किन की 3 लेयर मानी जाती हैं, आयुर्वेदा में 7 लेयर मानी जाती हैं।
अगर हम इन दोनों पर्सपेक्टिव से पेशेंट का ट्रीटमेंट करें तो बहुत शानदार और बहुत जल्दी रिजल्ट आते हैं। मेरी टीम के अंदर बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट भी हैं जो मॉडर्न साइंस में काम करते हैं, रिसर्चर भी हैं बहुत सारे जो लैब के अंदर चीज़ों को बनाते हैं, फॉर्मेशन डेवलप करते हैं, स्किन के नई नई जो चीज़ें स्किन और हेयर के लिए आती हैं पूरी दुनिया के अंदर, उस पर काम करते हैं। और हमने ये देखा है कि अगर इन दोनों विज्ञानों को मोटा मोटा मिला दिया जाए तो बहुत शानदार पेशेंट को हम रिजल्ट दे सकते हैं। एक डॉक्टर का अल्टीमेट एम क्या होता है? एक डॉक्टर का अल्टीमेट एम ही होता है कि पेशेंट को स्वस्थ करना है और जल्दी स्वस्थ करना है। वो सारी की सारी चीज़ें वो तभी पूरी होती है जब हम हमारे प्राचीन आयुर्वेद ज्ञान के साथ आधुनिक विज्ञान को मिलाते हैं तो सिनर्जी पैदा होती है। और वही सिनर्जी मिलाने का काम आज के आयुर्वेदा साइंटिस्ट करते हैं। आप सब भी साइंटिस्ट हैं। आने वाले समय के अंदर आप अपना क्लिनिक चलाएंगे, आप नई नई चीज़ों पर रिसर्च करेंगे, आप एंटरप्रेन्योर बनेंगे, आप टीचर्स बनेंगे, एकेडमिक्स में जाएंगे। और बीएससी ने एक पहल और की है, जल्दी हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म भारत के अंदर लाने वाले हैं जो स्टार्टअप्स को जो अपने फील्ड में या अपनी इच्छा के विषय में कुछ करना चाहता है, उसको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, उसके लिए वो प्लेटफॉर्म उनको सपोर्ट करेगा, जिसके अंदर स्टार्टअप को गाइड करने के लिए एकेडमिशियन भी होंगे, रिसर्चर भी होंगे, एंटरप्रेन्योर्स भी होंगे, स्किल बिल्डिंग के लिए और लोग भी होंगे। पूरा इकोसिस्टम हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सब जानते हैं कि आयुर्वेदा के अंदर बाल को, हेयर को अस्थि और मज्जा की उपधातु कहा जाता है। जब हम किसी बाल की बीमारी की चिकित्सा करते हैं आयुर्वेदा दृष्टि से, मान लो मेरे पास एक पेशेंट आता है जिसके बाल रुक्ष हैं, ड्राई हैं, फ्रिजी हो रहे हैं, पतले हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैंने उसका डायग्नोस आयुर्वेदिक तरीके से करना हो, पहले उसको हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कौन सा दोष लिप्त है। तो मोटा मोटा आपको क्या समझ आएगा? जो बाल ड्राई हो रहे होंगे, बाल पतले हो रहे होंगे, यस बात, ठीक है। कोई पेशेंट आता है कि जिसको इंद्रलुप्त हो रहा है, एलोपेशिया रियाटा बन रहा है, ठीक है, पित्त, यस। कोई पेशेंट आता है जिसको डेंड्रफ है, ऑयली डेंड्रफ है, स्कैल्प के अंदर फ्लेक्स बन जाते हैं, लेयर बन जाती है, कफ। जब हम इस दृष्टि से पेशेंट का इलाज करते हैं और आधुनिक विज्ञान को उसके साथ जोड़ देते हैं। ट्राइकोस्कोप एक मशीन होती है, आपने सुना होगा ट्राइकोस्कोप के बारे में, नहीं सुना तो बताता हूँ। ट्राइको मैंने होता है लैटिन भाषा में बाल, और स्कोप मैंने टू इन्वेस्टिगेट। बालों को इन्वेस्टिगेट करने की एक मशीन है जो हमें बालों को 300 गुना बड़ा करने में मदद करती है, किस्म का माइक्रोस्कोप कह सकते हैं, ठीक है। तो हमारी एक आँख की एक लिमिटेशन है कि हम कितना बड़ा करके देख सकते हैं, नहीं। तो उस लिमिटेशन को एनहांस अगर आपको करना है तो आपको मॉडर्न साइंस का साथ लेना पड़ेगा। आपके पास कोई चारा नहीं है और उसमें कोई नुकसान भी नहीं है। अगर आप उसका हेल्प लेके पेशेंट की मदद कर पाते हैं आउट ऑफ द वे जाके, तो मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर भी नुकसान है, ठीक है। तो वो ट्राइकोस्कोप हमें मदद कर देता है एक्चुअल डायग्नोज तक पहुंचने में, जो आपने आयुर्वेदा दृष्टिकोण से बनाया है, एक सत्यापित कर देता है, वो एक मोहर लग जाती है, वो यहाँ यू आर राइट। अगर आपको पहली विजिट के अंदर ही पेशेंट का डायग्नोज आपने सही कर दिया तो संभावना कितनी है पेशेंट को ठीक होने की? सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है एक डॉक्टर के लिए? डायग्नोज बनाना। ट्रीटमेंट दवाई तो कोई भी दे देगा, ठीक है ना, मेडिसिन तो कोई भी दे देगा, सबसे इंपॉर्टेंट है डायग्नोज बनाना। तो आयुर्वेदा की आपको नॉलेज है क्योंकि 5.5 साल आपने वही चीज़ पढ़ी है, और अगर वो मॉडर्न साइंस साथ में हेल्प कर दे जुड़ के, तो आप सटीक नतीजों पे पहुंच सकते हैं और आप पेशेंट की और ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। अब आयुर्वेदिक ट्राइको डर्मेटो कॉस्मेटोलॉजिस्ट होता कौन है? जब आप एक जनरल प्रैक्टिशनर होते हैं तो आपका उद्देश्य होता, पेशेंट आपके पास आता किस लिए है? पेशेंट आपके पास आता है अपना इलाज कराने के लिए, अपनी चिकित्सा कराने के लिए, ठीक होने के लिए, जो उसको बीमारी है वो निकल जाए, ठीक है। लेकिन जब आप एक आयुर्वेदिक ट्राइको डर्मेटो कॉस्मेटोलॉजिस्ट होते हो तो आप खाली शरीर की चिकित्सा नहीं करते, आप मन की चिकित्सा करते हैं, आप रूह की चिकित्सा करते हैं। उसका कारण है क्योंकि मैंने पिछले 20 सालों के अनुभव में ये देखा है कि आपने भी देखे होंगे, लोग, बहुत सारी मूवी भी बनी है कि जिनको बाल कम होने की वजह से डिप्रेशन हो जाता है, जिनको चेहरे पे पिगमेंटेशन होने की वजह से डिप्रेशन हो जाता है,
जिनको एक्ने होने की वजह से, मुहांसे होने की वजह से डिप्रेशन हो जाता है, और वो लोग बहुत लंबे समय तक इससे घिरे रहते हैं, उससे निकल नहीं पाते। वो कितना पीड़ादायक होता है उनके लिए। तो आप अगर एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर बनते हैं स्पेशली स्किन और हेयर के अंदर, तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी ये हो जाती है कि आपको बीमारी को ठीक नहीं करना, खाली आपको उसको मन को भी ठीक करना है। आपको वो कृष्ण भी बनना है जो कुरुक्षेत्र के अंदर अर्जुन के लिए गीता रचता है, श्रीमद् भगवत गीता रचता है, 700 श्लोक कहता है उस समय में जब वो जीवन के द्वंद्वों से लड़ रहा है। क्योंकि बीमारियां खाली शरीर नहीं होती, बीमारियां मनोदैहिक होती हैं, साइकोसोमेटिक होती हैं, उनका मन के साथ संबंध है। तो आपको चिकित्सा शरीर की नहीं करनी, यू हैव टू ट्रीट साइकी अलोंग विद बॉडी। आपको शरीर के साथ मन की भी चिकित्सा करनी है। और जब मन और शरीर सम दोष समाग्निष्ठा सम धातु मल क्रिया, जब सारे दोष ठीक हो जाते हैं, मन ठीक हो जाता है, तब आत्मा भी सामंजस्य में आना शुरू कर देती है, कोऑर्डिनेशन कर लेती है, उनका बना लेती है, और तभी व्यक्ति स्वस्थ कहलाने का अधिकारी होता है महर्षि सुश्रुत के अनुसार। और कोई तरीका नहीं है। तो आप एक हीलर भी होते हैं, आप एक साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, आप एक मनोवैज्ञानिक होने के साथ साथ आप एक काउंसलर भी होते हैं, और आप एक एम्पैथेटिक लिसनर भी होते हैं, जैसे डॉक्टर नरेश भार्गव ने कहा था। एक अच्छा वक्ता होना से ज़्यादा अच्छा इम्पोर्टेंट है कि एक अच्छा श्रोता बने, सुनना सीखे। और आपको जो पेशेंट के साथ आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो यू हैव टू बी ए गुड लिसनर, और वो एक बहुत बढ़िया और ज़रूरी स्किल है जो एक डॉक्टर के पास होनी चाहिए। अगर आप एम्पैथेटिक लिसनर हैं, तो मैं आपको, क्योंकि मेरा 25 साल का अनुभव है कि पेशेंट जब आपके पास आता है और आप उसको बड़े प्यार से उसकी बात सुनते हैं, तो आधे से ज़्यादा पेशेंट वही ठीक हो जाता है। अगर आप एक अच्छे काउंसलर हैं, अगर आप साइकी को समझते हैं, अगर आप मनोविज्ञान को समझते हैं, जो कि हमें शायद पढ़ाया भी जाता होगा, अब तो हमारे समय में तो पढ़ाया नहीं जाता था मनोविज्ञान का सब्जेक्ट। मैंने यूपीएससी का प्रीलिम्स दिया था 99 में, वो क्लियर भी हो गया था। उसके बाद मेरी दीनदयाल में इंटर्नशिप थी, मैं दे नहीं पाया था, तो मैंने वो क्लियर किया था यूपीएससी का प्रीलिम 99 में। मेरा सब्जेक्ट था मनोविज्ञान। यूपीएससी क्लियर होना ना होना अलग बात है, मनोविज्ञान पढ़ना एक अलग बात है। आप सबको, अगर आपको पढ़ाया जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ाया जाता है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बेसिक साइकोलॉजी जरूर पढ़िए, थोड़ा सा मनोविज्ञान जरूर पढ़िए, क्योंकि मनोविज्ञान समझे बिना आप ना अच्छे इंसान बन सकते हैं और ना अच्छे काउंसलर बन सकते हैं। अगर आपको गीता भी समझनी है ना, तब भी आपको मनोविज्ञान समझना होगा। गीता के 700 श्लोक में हर एक श्लोक के अंदर मनोविज्ञान है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को मैं पहला मनोचिकित्सक मानता हूं दुनिया का। उन्होंने आप सोच के देखिए, कल्पना करके देखिए, आंख बंद करके सोच के देखिए कि आज से 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि के अंदर 18 अध्यायों के अंदर जो गीता है वो 700 श्लोक कह दिए, सिर्फ इस बात के लिए कि वो साथ में अपना धनुष गांडी रथ में रख देता एक व्यक्ति। और हम सब के अंदर एक अर्जुन है, हम सब कहीं ना कहीं उस अर्जुन वाली पीड़ा से जीवन में कभी ना कभी शिकार उसका अवश्य होते हैं। और हमें अपने लिए भी अपना मनोचिकित्सक बनना है, अपनी साइकोलॉजिस्ट अपना खुद बनना है। अगर हम अपनी चिकित्सा स्वयं कर सकें तो उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए आपको एक मनोवैज्ञानिक होना जरूरी है, और उसके लिए बेसिक साइकोलॉजी का ज्ञान आपको होना चाहिए। आप ज़्यादा ना पढ़ें, आप फ्रायड को पढ़ लें, आप युंग को पढ़ लें, या एक तो आज के जो नए वो हैं उनको पढ़ लें, तो उससे भी आपको काफ़ी चीज़ समझ आ जाएगी, स्पेशली पेशेंट के साथ कम्युनिकेट करते हो। अगर आप एक अच्छे चिकित्सक बनना चाहते हैं तो ये और ज़्यादा जरूरी है कि आपको एम्पैथेटिक लिसनिंग, एम्पैथेटिक कम्युनिकेशन करनी आनी चाहिए। और ये तब होता है जब आपका पेशेंट ठीक होता है, जब आपका पेशेंट ठीक होता है, जब आपका पेशेंट का शरीर ठीक होता है, जब आपके पेशेंट के मन के अंदर सांत्वना होती है, जब उसकी रूह को सुकून मिलता है, तब आपके चेहरे पे एक वास्तविक हंसी आती है। और वो वास्तविक हंसी ही आपको एक असली और सही चिकित्सक बनाने का काम करती है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जीवन के अंदर? सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन, सबसे इंपॉर्टेंट है। और हमें तो एक शानदार नेचर ने चूज कर किया है, हमें हम सबको तो एक ऐसा दायित्व दिया है जिससे हम लोगों के दुखों को, बीमारियों को हर सकते हैं। ये वाला काम चुनती है नेचर किस किस को मिले, हर एक को नहीं मिलता है काम। तो हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी भी है
कि हम उस स्तर तक अपने आप को तैयार करें जो समाज के अंदर एक बड़ी कंट्रीब्यूशन कर सके। आज भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर आयुर्वेद और योग बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है योग को लेकर, आयुर्वेद को लेकर, वो अब हमें लगता है साकार होने वाला है। भारत जहाँ पूरी दुनिया के स्कॉलर, आप देखो, उस भारत के अंदर आज से 2500 साल पहले महावीर स्वामी हुए जिन्होंने जैन दर्शन दिया, चारवाक हुए जिन्होंने चारवाक दर्शन दिया, महात्मा बुद्ध हुए जिन्होंने बौद्ध दर्शन दिया। 3 नास्तिक दर्शन। आप सोच सकते हो भारत जैसे देश के अंदर 2500 साल पहले नास्तिक दर्शन और 6 आस्तिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, 9 दर्शन जिस देश के अंदर उस समय दिए गए 2500 साल पहले, तो उस समय का भारत कैसा होगा? वो वाकई ही वो स्वर्ण काल और स्वर्ण युग था भारत का, जब पूरी दुनिया के लोग नालंदा और तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटी के अंदर ज्ञान अर्जित करने के लिए आते थे। और वो काल अब दोबारा हमें आता हुआ दिख रहा है। 40 से ज़्यादा देशों ने तो समर्थन भी दे दिया आयुर्वेद को किसी ना किसी रूप के अंदर अपने देश के अंदर लाने के लिए, किसी ना किसी रूप में। क्योंकि आज का मानस हर चीज़ बड़ी जल्दी चाहता है। आयुर्वेद में बेशक हम कितने ही आगे आ गए हों, कितनी ही लंबी यात्रा और दूरी हमने तय कर ली हो, लेकिन आज भी हमें बहुत कुछ करना बाकी है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी कमी है, उतनी बढ़िया, उतनी अच्छे से रिसर्च अभी भी कंडक्ट नहीं होती, क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं होते, डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती। इंडिविजुअली कुछ लोग, प्राइवेटली कुछ लोग इस काम को कंडक्ट करते हैं, वो अपने लिए करते हैं, अपने फायदे के लिए। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर लाखों करोड़ों रुपया खर्च करेगी तो स्वाभाविक है कि पहले तो अपना वो पेट भरेगी ना, चाहे वो बीएससी है, चाहे वो कोई भी है, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत है, चैलेंजेस हैं अभी भी कि हमारे यहाँ बजट बहुत कम गवर्नमेंट के द्वारा अलॉट किया जाता है आयुर्वेद को, और रिसर्चेज और डॉक्यूमेंटेशन की अभी भी बहुत कमी है। लेकिन धीरे धीरे करके चीज़ें बदल रही हैं और आने वाला समय बहुत अच्छा होगा जैसा अभी लग रहा है हमें। तो आपने शुरुआत कैसे करनी है? आपको शुरुआत करनी है, आपको अगर आपको डर्मा में ही जाना है, ट्राइको में जाना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? आपको कोई ना कोई सर्टिफिकेट कोर्स लेना होगा, आपको कोई ना कोई इंटर्नशिप करनी होगी। जो इस फील्ड के अंदर लोग हैं उनको मेंटरशिप उनसे लेनी होगी, उनको गाइड बनाना होगा, उनसे मिलना होगा। जैसे हर चीज़ में होता है, जो भी आप करना चाहते हैं उस तरह के लोगों को आज से आपको मिलना होगा। 2000 में मैंने VSCA क्लिनिक की स्थापना करी थी। अभी हमारे 22 क्लिनिक हैं नॉर्थ इंडिया में, और अभी मैंने आपको बताया कि हम 2028 तक 100 क्लिनिक के साथ आगे बढ़ रहे हैं। VSCA के साथ आप कर क्या सकते हैं? आप जॉब भी कर सकते हैं VSCA में। रूटीन में हमारे यहाँ जहाँ 22 क्लिनिक हैं तो हमें डॉक्टर्स चाहिए होते हैं, तो आप वहाँ पे जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इंटर्नशिप भी वहाँ पे कर सकते हैं, फिजिकल हमारे क्लिनिक्स पे आके। आप ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग का हाइब्रिड मॉडल भी है ट्रेनिंग्स का। उसके अंदर आपको आयुर्वेदिक ट्राइको डर्मेटो कॉस्मेटोलॉजिस्ट का एक सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है। इसके साथ साथ आप मैन्युफैक्चरिंग भी सीख सकते हैं हमारे यहाँ पे मेडिसिन की, जो कॉस्मेटोलॉजी, ट्राइकोलॉजी, डर्मेटोलॉजी के अंदर जो चीज़ें काम आती हैं, कैसे होती हैं सारी। तो दोस्तों, ये मैं एक बात से अपनी बात कंक्लूड करूँगा कि आप सब एक लक्ष्य जरूर बनाएं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जैसे हार्वर्ड में जो कंडक्ट हुई स्टडी, देखिए 2 बातें हैं। एक तो हमारे यहाँ इंटर्नशिप, एक तो हमारे यहाँ होता है ट्रेनिंग जो है वो ऑनलाइन होती है, ठीक है। उसके लिए आपको BSc में आने की जरूरत नहीं है, वो हाइब्रिड मॉडल है। 2 से 3 दिन हम उसमें आपको बुलाएंगे बाद में। 3 महीने का वो सर्टिफिकेट कोर्स है जिसमें 120 लेक्चर हैं, 4 मॉड्यूल है उसके, 30-30 लेक्चर हर मॉड्यूल में है। 30 लेक्चर ट्राइकोलॉजी में है, 30 डर्मेटोलॉजी में है और 30 कॉस्मेटोलॉजी में है, और 30 SOPs के लिए हैं, क्लिनिक की ब्रांडिंग के लिए हैं, गवर्नमेंट की जो एथिक्स हैं वो हैं सारे, कैसे आपको क्लिनिक चलाना है, क्योंकि ऑनलाइन का प्रचार ज़्यादा है, ऑनलाइन आपको अपने आप को कैसे प्रमोट करना है, वो सारी चीज़ें 30 लेक्चर में। तो टोटल एक पूरा एक, ये आप समझो इकोसिस्टम है पूरे 120 लेक्चर के अंदर, जो आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट, ट्राइकोलॉजिस्ट और कॉस्मेटोलॉजिस्ट बनने में हेल्प